Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और इस सीरीज में बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक, तो आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में 5 सेशन कंप्लीट कर लिए थे। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका 6th सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपके सामने। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एक्ट्स। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जब भी एक्शन और रिएक्शन लगते हैं तो जिस टाइम एक्शन लगता है उसी इंस्टेंट पर रिएक्शन लगता है। ठीक है, जैसे ही एक बॉडी ने एक्शन लगाया एक बॉडी के ऊपर, तो दूसरी वाली बॉडी पहली वाली बॉडी पर जो रिएक्शन लगाएगी उसी इंस्टेंट पर लगाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एट द सेम इंस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप ये इसका आंसर भी आपने मैच करा लिया होगा। देखिए एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे सामने ये वॉल है और वॉल के ऊपर हम एक्शन लगाते हैं तो वॉल हमारे ऊपर उतना ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाती है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए 2 डायग्राम आपको दे रखे हैं। पहले डायग्राम में एक ये वॉल है और वॉल के सामने एक बॉल है जो m मास की है, v की वेलोसिटी से जाकर इससे स्ट्रेट टकराती है और उसके बाद रिबाउंड होती है उतनी स्पीड से। और दूसरी कंडीशन में देखिए वॉल पर ये जो बॉल है एक एंगल पर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर जाकर के टकराती है और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर रिबाउंड हो जाती है उतनी स्पीड से। तो इन दोनों केसेस में इंपल्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंपल्स इन बोथ द केस। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। सपोज कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में इंपल्स I1 है और सेकंड कंडीशन में इंपल्स I2 के इक्वल है। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू देखिए 2 mv के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, mv से पार्टिकल जा रहा है और mv से ही रिबाउंड हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv के इक्वल। सेकंड कंडीशन में ये एंगल हमको दे रखे हैं पास वाले एंगल, ये 60 और ये 60 हॉरिजॉन्टल से, तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 2 mv cos 60 के इक्वल हो जाएगी। 2 mv से 2 mv कैंसिल, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 नीचे 2 ऊपर आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 2:1 इंपल्स का। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी जैसे एंगल पर हमको दे रखा हो कि बॉल जाकर के एंगल पर दीवार से टकरा रही है तो चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है, तो हमेशा याद रखिए जब पास वाले एंगल दे रखे हो तो उसमें चेंज इन मोमेंटम में कॉज वाला टर्म आएगा। ठीक है, पास वाले एंगल दे रखे हो ये पास वाले, तो चेंज इन मोमेंटम में कॉज वाला टर्म आएगा। और जब ये दूर वाले एंगल दे रखे हो, ये दूर वाले दीवार के साथ वाले एंगल दे रखे हो, तब उस कंडीशन में यहीं पर कॉस की जगह साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, तो क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने में आप सक्षम होंगे। समझ आया बेटा सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। कहते हैं ए गन ऑफ मास 2 kg फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with 100 meter per second. Find the recoil speed of gun. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। चलिए आंसर मैच कराते हैं इसका। सपोज दैट ये कोई गन है जिससे बुलेट को फायर करते हैं। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 रहेगा क्योंकि इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्व होगा। मान लेते हैं जो बुलेट है उसका मास m1 का और ये v1 की वेलोसिटी से इधर जाता है
और गन का मास है m2 का, और ये v2 की वेलोसिटी से इधर की तरफ रिकॉइल होती है। तो फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए जितना मोमेंटम बुलेट का इस डायरेक्शन में होगा उतना ही मोमेंटम गन का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम यूज कर सकते हैं m1 v1 m2 v2। तो यहां से v2 निकालना है, तो v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2। m1 की वैल्यू, ये बुलेट का मास दे रखा है हमको 50 ग्राम, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। v2 वेलोसिटी इसकी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड ही है, और अपॉन m2 मास दे रखा है गन का 2 kg का। ठीक है, तो 1 2 3 0 से 10⁻³ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। कहते हैं a 12 kg bomb at rest explodes into 3 equal pieces. 2 of them moves perpendicular with 4 meter per second. Find the speed of third piece. 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। यहां पर भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये 12 kg का मास है, तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो तीनों 4 kg के बन जाएंगे। दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाते हैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये भी 4 मीटर पर सेकंड, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो देखिए मासेस भी सेम है, स्पीड भी दोनों की सेम है, तो मोमेंटम भी सेम होंगे। तो सपोज कर लेते हैं इसका मोमेंटम p इस डायरेक्शन में होता है और इसका भी मोमेंटम p होगा इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम बनेगा वो p√2 होगा इस डायरेक्शन में। और थर्ड वाले फ्रैगमेंट का फिर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। सपोज दैट ये p डैश का है, तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा, नेट मोमेंटम 0 बनेगा। तो p डैश विल बी इक्वल टू p√2। ठीक, p डैश को हम लिख सकते हैं 4 into v डैश, इसकी स्पीड मान लेते हैं v डैश इस डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम 4 into v डैश इक्वल टू इसका मोमेंटम, तो p की वैल्यू हो जाएगी 16 और ये √2। तो यहां से देखो 4 से 16 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v डैश यहां से आ जाएगा 4√2 के इक्वल। ठीक है, 4√2 एक ऑप्शन दे रखा है सेकंड वाला, लेकिन इसमें थर्ड वाला ऑप्शन भी दे रखा है, क्योंकि यहां पर देखो दिया हुआ है बोथ 2 and 3, तो थर्ड वाला भी मैच करा लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इसी में अगर हम एक √2 से मल्टीप्लाई और एक √2 से डिवाइड कर दें, तो देखो ऊपर 8 बन जाएगा और नीचे √2, तो 8/√2। तो सेकंड के साथ साथ थर्ड वाला ऑप्शन भी मैच करने लगेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बोथ 2 and 3। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। देखिए कहते हैं कि ऐसा डायग्राम बना हुआ है, एक स्ट्रिंग थी, उसके ऊपर एक फोर्स F 80 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था और वहीं पर ही 10 kg का मास हैंग कर रहा था। तो कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में वर्टिकल से ये स्ट्रिंग थीटा का एंगल बनाती है। तो पूछे ये थीटा का एंगल कितना होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहां पर जो थीटा एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा उसका भी वर्टिकल से एंगल थीटा के ही इक्वल होगा। ठीक, तो अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं हम। ये एंगल थीटा का हो गया। ठीक, इसमें देखिए ये वाली जो साइड है वो 10g के इक्वल हो जाएगी, मतलब कि ये हो जाएगी 100, और ये वाली जो साइड है वो 80 न्यूटन के इक्वल, मतलब ये बेस वाली वैल्यू हो जाएगी 80 के इक्वल। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 80 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 4/5। तो tan थीटा इक्वल टू 4/5, देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब यहाँ पर sin थीटा cos थीटा भी दे रखा है और एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी दे रखा है, तो sin थीटा cos थीटा को भी मैच करा लेते हैं। तो देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें tan थीटा की वैल्यू 4/5 है, मतलब ये वाली साइड समझ लो 4 के इक्वल है और ये वाली साइड समझ लो 5 के इक्वल है। तो tan थीटा इक्वल टू 4/5, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो जाएगा? ये आप सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √41 के इक्वल। अब यहां से निकालते हैं sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन √41।
इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5 अपॉन रूट 41। अब इसमें देखो साइन थीटा दे रखा है 5 अपॉन रूट 41, तो साइन थीटा है 4 अपॉन रूट 41, तो इसलिए रॉन्ग हो गया ये, ठीक है। और इसी तरीके से cos थीटा भी रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। अगर ये 4 उधर होता और 5 इधर होता तो फिर ये सही हो जाते दोनों, तो फिर तीनों ऑप्शन सही हो जाते, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी इस समय कौन सा करेक्ट होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्सेस फॉर ईच पेयर ऑफ बॉडीज सेटिस्फाइंग द न्यूटन्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। तो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो पेयर ऑफ बॉडीज के बीच में लगते हैं वो कौन से लगते हैं, एक्शन रिएक्शन टाइप के। तो वो किस लॉ को फॉलो करते हैं, वो थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, तो थर्ड लॉ वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज आर, 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों ही होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, रफ सरफेस पर रखी हुई है और ये राइट साइड में मूव करती है, तो देखिए यहां से फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से बॉडी के ऊपर इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वही कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब कांटेक्ट फोर्स की कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ऑप्शन यहां दोनों ही करेक्ट होंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। कहते हैं कांटेक्ट फोर्स और फोर्सेस आर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। बेटा इस क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है तो कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स डेवलप्ड होता है उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिक्विड है, उसमें अगर हम किसी बॉडी को डिप कराते हैं और छोड़ते हैं तो लिक्विड से बॉडी के ऊपर जो अपथ्रस्ट लगता है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। तो फर्स्ट वाला बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट एक कांटेक्ट फोर्स होता है। विस्कस फोर्स, अगर मान लीजिए कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, तो उसको जब हम लिक्विड में रिलीज करेंगे तो वो लिक्विड के अंदर मूव करती हुई जाएगी, तो लिक्विड उस बॉडी के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है विस्कस फोर्स। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड वाला एयर रेजिस्टेंस, देखिए हवा में अगर हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो हवा के कांटेक्ट में होगी, जब नीचे की तरफ आएगी तो हवा उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस लगाएगी जिसको हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस। तो ये भी कांटेक्ट की वजह से डेवलप्ड होता है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये कांटेक्ट फोर्स है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां पर तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस ऑफ मैकेनिक्स फंडामेंटली अराइज फ्रॉम, 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कि जब कांटेक्ट फोर्स डेवलप्ड होते हैं दो बॉडी के बीच में, तो वो उन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो बेटा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेटा खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब न्यूमेरिकल लगाते रहिए और रिवीजन भी खूब करते रहिए, और फॉर्मूले जरूर याद करते रहिए। फॉर्मूले तो भूल जाते हैं, तो आप क्या करिए, फॉर्मूलों के लिए एक बढ़िया सा रजिस्टर मेंटेन करिए जिसमें शुरू से सारे फॉर्मूले लिखते जाइए और डेली उसको 15 मिनट रिवाइज किया कीजिए, तो जिससे आपको फॉर्मूले भी याद रहेंगे, वो भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।